नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सा प्यार। चलिए सुनते हैं कहानी सावित्री भाभी की खरीदारी, जिसे लिखा है हरिचरण प्रकाश जी ने। मैं जानती थी कि यह कसरत करनी पड़ सकती है, हालांकि इसके लिए मुझे कोई अभिनय नहीं करना है। तकलीफ तो है ही मुझे, तन मन में और पोर पोर में, बस उसे चेहरे पर लाना है। मैंने कनखियों से उन्हें देखा। दुपट्टा मुझसे पहना नहीं जाता कि आराम से आंखों पर डालकर सो भी लूं और ज़रूरत पड़ने पर छिपी आंखों से कुछ देख ताक भी लूं। हाँ, वह सीनियर सिटीजन के कोटे लायक ही दिख रहे थे। सर से पैर तक उन पर बुढ़ापे का जाला लगा हुआ था। नीचे की दोनों बर्थें इन्हें ही अलाट हुई थीं। इनमें से एक पर मैं लेटी हुई थी, एक बढ़ी हुई नदी की तरह बर्थ के दोनों पाटों को छूती हुई। संयोग से यही ठीक समय भी था। मैंने सिरहने रखे बैग में से इंसुलिन की सुई निकाली और कुर्ता उठाकर कमर में घोंप ली। वह दोनों चुपचाप सामने की बर्थ पर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, देखिए, मेरी बर्थ ऊपर की है, आपको जब ज़रूरत हो तब बताइएगा, खाली कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, आप लेटिए, 6 घंटों की तो बात है, आराम से चले जाएंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नींद की आवाज़ दूर तलक जाती है। खर्राटों के ऐसे ऐसे विराम चिन्ह उसमें लगते हैं कि क्या बताऊं। मेरे पति ने तो मुझे आज तक नहीं टोका, लेकिन आजकल के बच्चे, भगवान बचाए। जब भी कोई आजकल के बच्चे कहता है, अपनी उम्र लगभग सही बता देता है। 2-3 साल तक तो मैंने 39 पार नहीं किया, लेकिन एक दिन मेरी बेटी ने डपट ही लिया, मम्मी अब तो 39 पार कर ही लो। मैं 17 की होने वाली हूँ, भैया 19 का है। आखिर कितनी कम उम्र में आपकी शादी हो गई थी? यह तो याद करो कि शादी के समय आप सोशियोलॉजी में एमए करके घर पर बैठी थीं। आजकल के बच्चे मेरे कभी कभार के उच्चारण दोष की नकल उतारते, उन्हें देर नहीं लगती। मुझे नींद आ गई थी। गाड़ी अचानक ना रुकती तो मैं सोती ही रहती। मेरा भांजा मुझे मौसी मौसी कहकर जगा रहा था। आँख खोलकर बंद करते हुए मैंने उसे देखा ताकि वह चुप हो जाए। नींद से धीरे धीरे जागने का एक अलग ही अंदाज और मज़ा होता है। सुनिए सुनिए, अरे बेटा, अपनी मौसी को फिर से जगाओ। अब मैं जग ही गई। वरिष्ठ महिला मेरी ओर देख रही थी। मुझे लगा मैं उन्हें आंटी जी कह सकती हूँ। आजकल कौन किसे बख्शता है। मैं 45 की हूँ या 44 की क्यों नहीं, लेकिन 30 के बरस की औरतें आंटी जी कहकर लथेड़ देती हैं। अरे, समय पर शादी और बच्चे ना हो तो क्या छटूला बनी रहोगी? क्या है? मैंने भांजे से पूछा। मैं तो बस देखने आया था। इन अंकल जी ने कहा जगा दो। क्या हुआ अंकल जी? मैडम, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको इंसुलिन लगाते हुए देखा, पर इसके बाद आपने कुछ खाया नहीं। इससे तो बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। हाय राम, मेरे मुंह से निकला, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अरे, बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हुए मैंने झटपट बगल में रखे खाने के डिब्बे को देखा। खाने के बाद भी काफ़ी कुछ बचा रहा। मैंने उसे भांजे की ओर बढ़ाया। मौसी, मेरा पेट तो भरा हुआ है। अरे खाओ, और खाली डिब्बा फेंको, नहीं तो मेरे सिराहने पड़ा रहेगा। ना खा पाओ तो अगले स्टेशन पर किसी भिखारी को दे देना, भूखे का पेट भरेगा। कायदे से इतनी दया माया काफ़ी थी, लेकिन भरपेट खाने के बाद कुछ उच्चाशयी वाक्य भी मेरे भीतर इठला रहे थे। थोड़े संयम के साथ मैंने कहा, अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए, क्यों आंटी जी? आंटी जी ने सिर हिलाया और कुछ रुक कर कहा, मैं आपको खुद जगाने वाली थी, लेकिन इतने में यह भैया आ गया। आंटी जी के पास भी मानवता की अच्छी खासी पूंजी थी। चलो, बाकी सफ़र अच्छा कटेगा। मेरे भांजे को SC3 की एक बोगी में जगह मिली थी। वह वापस अपनी सीट पर चला गया। अंकल जी को डायबिटीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी, जिसे वह स्वतोत्साह शेयर करने लगे। बड़ा खराब रोग है, दुश्मन को भी ना हो, एक एक अंग पर हमला करता है।
मैंने सहमति से सिर हिलाया। मुझसे ज़्यादा इस बात को कौन जानता है। एक तरह से मेरे पति की ज़िंदगी ही डायबिटीज़ से शुरू हुई थी। भला 35 बरस की उम्र कोई उम्र होती है डायबिटीज़ होने की? ज़िंदगी का नक्शा की बदल जाता है। आपके मदर फादर में से किसी को डायबिटीज़ रही है? अंकल जी पूछ रहे थे। हाँ, मम्मी को थी शायद, लेकिन कोई दवा नहीं करती थी, बड़े परहेज से रहती थी। परहेज ही असली चीज़ है इसमें। जी हाँ, बस करेले का मुरब्बा ही नहीं बना घर में, बाकी करेले की हर गति होती है। इस बात पर आंटी जी बड़े सलीके के साथ हंसी। उनके दांत बहुत सुंदर थे। मैं चाहती भी थी कि यह टॉपिक हंसी हंसी में ही उड़ जाए। मेरी माँ को कोई डायबिटीज़ विटीज़ नहीं थी। पिता बचपन में ही मर गए थे। पीलिया इतना बिगड़ गया कि जान लेकर माना। क्या पता कि उनमें डायबिटीज़ की संभावना थी या नहीं, उन्हें वक्त ही नहीं मिला। लगता है आप किसी शादी से लौट रही हैं, आंटी जी ने पूछा। जी, आपको कैसे पता? जिस डिब्बे में आपका खाना था उस पर वर वधू का स्टिकर चिपका था। हाँ, मेरी ममेरी बहन की बेटी की शादी थी। मेरी अनायास मुस्कान में स्मृतियों की फुलझड़ियाँ थीं। रिश्तेदारी में कहीं भी कोई शादी हो और मैं मौजूद रहूं तो मेरी शादी की बात जरूर होती है। मेरी शादी की एक सुखद दुर्घटना थी। कलेजे से लगा कर रखने वाले नाना नानी के साथ मैं ननिहाल में पली। बाद में पढ़ाई के सिलसिले में रिश्तेदारियों की कभी अच्छी तो कभी कम अच्छी चौखटें लांघती रही। मैंने हाई स्कूल मामा मामी के साथ रहकर किया, इंटर मौसा मौसी के साथ, बीए बुआ फूफा और अंत में एमए विवाहित ममेरी बहन के यहाँ से। कोशिश तो की मुझे किसी मास्टर को टिका दिया जाए, जो कि उचित ही था क्योंकि उस समय मुझे पीएचडी में एनरोल कराने का प्रयास चल रहा था। लेकिन यार, जब किस्मत में लिखा हो राजरानी तो मैं क्यों कर भरती पानी। सोच सोच कर मज़ा आता है। जहाँ मेरे पति की शादी तय हुई थी वहाँ नेह निमंत्रण आदि बढ़ चुके थे। शुरुआती मेहमान आ चुके थे कि विस्फोट हो गया। सौभाग्यकांक्षिणी कन्या ने विवाह के 3 दिन पहले दुस्साहस किया और भाग गई अपने प्रेमी के साथ। अरे गजब गजब किया कस्बे की उस लड़की ने। चिरंजीव और उसके पिता पहले सदमे में आए, फिर गुस्से से बिलबिलाने लगे। मैं भी उसी कस्बे में रहा करती थी। इतनी बेवकूफ़ लड़की ढूंढना मुश्किल था। अरे, जब माँ बाप ने मर्द बर्द का इंतजाम कर दिया तब पगहा तुड़ा कर भागने की क्या ज़रूरत थी। उन पर दया भी नहीं आई। कभी सुखी नहीं रहेगी, एक सुर में दीदी जीजा ने घोषित किया। जीजा जी वहाँ पशु चिकित्सक के पद पर तैनात थे और मिलनसार मनुष्य थे। वही यह ताबड़तोड़ प्रस्ताव लाए थे। अपमान से आहत वर के पिता यह चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उसी दिन तारीख को हो, बस लड़की सजातीय हो। कुंडली फुंडड़ी की ऐसी की तैसी मिली तो थी और ऐसी मिली कि लौंडिया ही भाग गई। मेरी माँ तुरंत ही तैयार हो गई। पति मुझे देखने आए। देखने क्या आए, समझिए नापने आए। यह उनकी खासियत है कि बिना नापे जोखे वह दीवार की लंबाई चौड़ाई बता देते हैं। देखते ही उनके चेहरे पर चाह उभरी। मुझे इसी आदमी की औरत होना था। इतनी कमाऊ नौकरी का वर, और वह भी मुफ्त में। माँ तुम्हारे खुशी के रोने लगी और रोते रोते बोली, सावित्री, तुम्हारे पिता जिंदा होते तो भी ऐसा ब्याह ना कर पाते। बेशक बेख्याली में मैं कहने वाली थी कि मुझे जोरदार छींक आई। आंटी जी ने मुंह पर हाथ रखा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनका मुंह मेरी छींक की दिशा में था ही नहीं। मैं जानती हूँ कि यह अनायास हुआ होगा क्योंकि मेरी छींक ही ऐसी है, को दंड भंजक घोर ध्वनि वाली, कि अगला चौंक चौंक जाए और मुझे सारी कहते हुए भी शर्म आए। माँ ने ससुराल के लिए मुझे विदा करते समय अन्य तमाम हिदायतों के साथ इस छींक के बारे में खास तौर से चेतावनी दी थी, लेकिन कितने दिन निभ पाता है यह सब। यूँ भी
जब मियाँ बीवी राजी हों तो यह सारी हिदायतें रोज़मर्रा का कूड़ा करकट जैसी हो जाती हैं। इस बीच देह के और भी वेग आयतन बना रहे थे। मैं उठी 5 फुट 7 इंच की नयन व्यापी काया सहित और जग जीत कर वापस लौटी। बाद में मेरे पति ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा तो खुद को दबा दबा सा महसूस किया था। काहे धत, मैंने स्वयं तुष्ट लाड़ से उन्हें बजरा था। सच तो यह है कि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है वह मुझसे 1 मिलीमीटर लंबे हैं या 1.5। पहले ही दिन से मैं उनसे भारी दिखती थी और अब भी यही हाल है। मजाक में वह मुझे देसी अखाड़े का पहलवान कहते हैं, जबकि मैं कोई खास मोटी नहीं हूँ और लदर पदर तो बिल्कुल ही नहीं हूँ। भरी पूरी रस भरी हूँ यार, मजाक न उड़ाओ। कहते समय मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। काहे की शर्म, हम एक दूसरे के ओढ़ना बिछौना थे। आंटी जी और अंकल जी बर्थ पर एक दूसरे पर कुछ लदे फंदे से बैठे हुए थे। चाहते तो अलग अलग कायदे से बैठ सकते थे, लेकिन अंकल जी लुढ़के जा रहे थे और आंटी जी उन्हें कुहनिया कर किनारे कर रही थीं। थोड़ी देर बाद अंकल जी उठे, अपनी देह का समस्त भार उठाते हुए और उसी तरह से चलते हुए। उनके लौटते ही आंटी जी ने उन्हें ठुड्डी उचका कर देखा। साफ है, अंकल जी बोले। ख्वामख्वाह मैंने भी हाँ में सर हिलाया। आंटी जी आंखें नीचे करके चप्पल ढूंढने लगी। एक चप्पल तीर घाट तो दूसरा मीर घाट। चलती ट्रेन में चप्पलें जैसे जीवधारी हो जाती हैं। मेरी पहन लीजिए, मैंने कहा। नहीं नहीं, मिल गई। अंकल जी ने चप्पल ढूंढ ली। यार, चप्पल कितनी छोटी बात है, लेकिन इस पर भी पति का प्रसंग पैदा हो जाए तो कोई क्या करे। कहीं कोई शादी ब्याह, जन्मदिन समदिन या ऐसे ही किसी फंक्शन में जाना हो तो मेरे लिए मैचिंग पाए उपाना ई सुदमवा कहाँ से टपक पड़ा बीच में बात में का चयन वही करते हैं। घरेलू स्लीपरों को छोड़ दें तो कोई 25 जोड़ा सैंडल चप्पल तो होंगे ही मेरे पास। बोलने में हिंदी अंक ही सुहाते हैं। कितने दिन हो गए हिंदी में संख्या लिखे हुए, भूल ही गई हूँ। फिर भी उस समय बहुत अच्छा लगता है जब बेटा बेटी पूछते हैं 25 मीन्स। बड़ा शौक है मुझे बेटे को विदेश में पढ़ाने का। अब तो और आसान हो गया है कि झोला भर नोट गिनो और एमए बीए करने न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया भेज दो। बोरा भर गिनो तो बेटी का ब्याह किसी उच्च केंद्रीय सेवा रोही के साथ कर दो। पति भी अच्छी नौकरी में है, पैसा है, मेल मुलाकात है, लेकिन वह हनक कहाँ जो अशोक की लाट में होती है। चलो, बजा तो यह मुर्दा मोबाइल। सवेरे से नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। बेटे का फ़ोन है, बहुत फ़ोन करता है मुझे। घर में कुत्ता पालना चाहता है और मेरा जरा भी मन नहीं है। बड़ा दर्द होता है कुत्ते के मरने पर। जब बच्चे छोटे थे तब मैंने भी पाला था। मैं बच्चों को डांटूं तो वह मेरे ऊपर भौंकने लगता था। 10 साल हमारे साथ रहा और फिर नहीं रहा। इस बार अगर पालना पड़ा तो लंबी उम्र की नस्ल का ही पालूंगी। जीजा जी ने रिटायर होने के बाद कुत्तों की क्लिनिक खोल ली है। उन्होंने ही बताया कि छोटी ब्रीड का पालो, लंबी उम्र होती है। अंकल जी के पास एक छोटा बैग था जिसमें वह कुछ ढूंढ रहे थे। उनकी उंगलियां कच्चा खा रही थीं। आजिज आकार उन्होंने कहा, मैंने चश्मा कहाँ रखा? बिना मेरे ढूंढे मिलेगा? आंटी जी उठी और अंकल जी की पुश्त से ढके चश्मे को निकाल लाईं। अभी तो टूट ही जाता। मैंने कितने दिन से कह रही हूँ कि फ्रेम बदलवा लो, फ्रेम बदलवा लो। पता नहीं कितना महीना रंग है कि दिखता ही नहीं। अंकल जी कुछ नहीं बोले। चश्मा लगाते ही कामयाब जो हो गए। उनके हाथ में गैस हरण बटी की शीशी थी। एक टिकिया खुद खाई और एक आंटी जी को खिलाई। आंटी जी ने मुझसे पूछा, लीजिएगा? लाइए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आयुर्वेद की गैस हरण बटिया जायके के लिए खाती थी। जहाँ तक गैस की बात है, वह मेरे साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करती है। मैंने खिड़कियों पर पर्दा चढ़ा दिया। दिन में अंधेरे की प्रतीति कभी कभी अच्छी लगती है। रफ्तार में दौड़ती हुई ट्रेन आराम से चलती हुई लगती है।
मैं थोड़ी ही देर नींद की ऊप चूप में गुर्जर पाई कि ट्रेन से रुकने का एहसास हुआ। क्या हुआ? लगभग बंद आंखों को मैं रेख भर भी खोलना नहीं चाहती थी। या तो मेरा यह सवाल खुल नहीं पाया, या अंकल आंटी को बुरा लगा कि लेटे लेटे मैं उनसे उत्तर की अपेक्षा कर रही हूँ। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, लिहाजा अध लेटे होकर मैंने पर्दा खींचा। ट्रेन एक वीराने में रुकी हुई थी। यह तो पता नहीं कहाँ रुकी हुई है। मैंने पहल की। इस पर अंकल जी उठे और थोड़ी देर में टहल टहल कर लौट आए। कुछ पता नहीं चल रहा है। कोच कंडक्टर भी नहीं दिख रहा है, ना और कोई रेलवे का आदमी। आप नीचे तो नहीं उतरे थे? आंटी ने पूछा। अरे नहीं भाई, बस आगे के कंडक्टर डिब्बे से लौट आया है। उतनी ही देर में मेरा भांजा आ गया। वह कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदाज में था। वही एक जैसा उत्साह, चाहे बरही हो या तिरही। एक आदमी कट कर मर गया। आए कैसे? कहते हुए आंटी जी ने अंकल जी का हाथ पकड़ लिया। अरे, मेरे ही कोच के बगल में तो पेंट्री कार है, उसी में काम करता था। लोग बता रहे थे कि फ़ोन आने के बाद निकलकर वह डोर पर खड़ा हो जाता था। पता नहीं उसके मोबाइल का रिसेप्शन खराब था या और कोई वजह थी। आगे बताओ ना, एकदम से आंटी जी बोली। बस वह डोर के आगे सर निकाले या कि लाइन से लगे पोल की टक्कर में आ गया। बाड़ी का हाल तो बताने लायक नहीं। हे भगवान, हम सबके मुंह से निकला। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आंटी जी बोली, देखो अब गाड़ी कितनी देर तक खड़ी रहती है। इस पर मेरा भांजा उठा, जैसे यह पता करना उसका काम हो। उसकी पीठ देखते ही मुझसे रहा नहीं गया और लगभग शिकायत सी करते हुए मैंने कहा, तुमसे यह सब कैसा देखा गया? वह कुछ समझ नहीं पाया और चला गया। असल में इस बात का सिरा कहीं और था। मेरे ही तन मन पर सांप की तरह रेंगता हुआ, गहरी प्रतिहिंसा की ऊर्जा से भरते हुए मैं सीधे ही बैठ गई। मैं सिर्फ एक दुर्घटना चाहती हूँ। ऐसे ही कहीं कट कर क्यों नहीं मर जाता वह घुसपैठिया। पति की बीमारी के वह शुरुआती दिन थे। हमारे यहाँ सोना बरस रहा था। यह वह समय था जब हम लोगों ने टेलर मास्टर के यहाँ जाना छोड़कर ब्रांडेड कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। जो चीज़ जितनी महंगी होती उतनी ही हमें अच्छी लगती। पैसे का जोबन किसे कहते हैं, आपको क्या पता अंकल जी, आंटी जी। यह 10,099 की सलवार कुर्ती पहनने आपके सामने कितनी लापरवाही से लेटी बैठी रही हूँ। यह ना समझिए कि मैं आपकी हैसियत नहीं समझ पा रही हूँ। अरे भाई, जिस हवाई जहाज़ में हम उड़ते हैं उसी में दुबई जाने वाला मज़दूर भी उड़ता है, तो हम लोग बराबर तो नहीं हुए, है ना? इस बात का बुरा ना मानिएगा। आपको भी पता है कि हमारा समाज अगले ही हैसियत नापे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। हाय, मैं यह क्यों भूलती रहती हूँ कि इस पैसे ने हमें बहुत धोखा भी दिया। उन दिनों पति की शुगर बढ़ी हुई थी। डॉक्टर हमारे पारिवारिक मित्र थे। दवा के साथ खाने पीने की डोज भी निर्धारित कर चुके थे। टहलने की सलाह के साथ एक बार यह भी बोले कि नौकरी में कोई हल्का असाइनमेंट ले लें, काम और तनाव दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन किसे इस पर अमल करना था? पति दरबार करते भी थे और दरबार में जाते भी थे। हमारे यहाँ हमेशा काम के और बेकाम के 15-20 आदमियों का खाना बनता था। शहर के किनारे मेरे नाम पर एक फार्म हाउस खरीद लिया गया था, जहाँ हम ठाठ से रहते थे, जहाँ फूलों की खेती होती थी और सिर्फ हमारी ज़रूरत भर का ऑर्गेनिक अन्न उपजाया जाता था। इसके अलावा मेरे नाम पर बुटीक के व्यवसाय की सजावटी खिड़की भी खुली थी, जिसके जरिए पति की भारी आय को खपाकर कुछ आयकर दिया जाता था। इस सब के बीच हम भूल ही गए कि किडनी खराब होने पर उसकी कोई दवा नहीं होती। डायलिसिस की नौबत आने पर हम जागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोना अब भी बरस रहा था, लेकिन उसका रंग फीका पड़ चुका था। आई एम सॉरी, कातर होकर उन्होंने कहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं इस निराले आदमी को बचाऊंगी कैसे भी। खबरदार, अगर किसी ने यह सोचा
कि मैं एक सोने की चिड़िया को मरने से बचाने की खातिर यह सब कह रही हूँ। किससे यह बात बताऊँ कि जब इसका पौरुष असफल होने लगा तो किस तरह इसका पतित्व सक्रिय हुआ। यह मेरे लिए विदेश से बहुत कुछ लाए। इस भेंट को पाते ही मेरी आंखों में आंसू झलक उठे। फिर पता नहीं कहाँ का गुस्सा ज्वालामुखी की भांति प्रकट हुआ। मैंने वह खिलौने फेंक दिए। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? यह ऐसी कौन सी नेमत है जिसके बिना मैं रह नहीं सकती? नसीब ने बहुत कुछ दिया है, एक चीज़ नहीं सही। आदमी सर झुकाए सुनता रहा और कृतज्ञ होकर उसने मुझे गले लगा लिया। वह सिसक रहा था और सिसकते हुए ही मैंने कहा, काहे ले आए ये सब? क्या मेरे ऊपर विश्वास नहीं? पति के चेहरे पर एक छाया आई और गई। हे भगवान, पुरुष होने का भी क्या दुख है। सच में मर्द जब बूढ़ा होता होगा तो कितना गल जाता होगा। आंटी जी, अगर उस समय आप मेरे पतिव्रत्य का तेज और स्त्री की ममता एक साथ देखती तो देखती ही रह जाती। लेकिन इसका बदला क्या मिला? जी चाहता है कि उस लुटेरे की हत्या कर दूं। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह के लोगों को नहीं जानते। दरअसल हम तरह तरह के लोगों को जानते हैं। हमें तमाम तरह के चंदे देने पड़ते हैं। राजनीतिक चंदे, धार्मिक चंदे, सांस्कृतिक चंदे और कुछ आपराधिक चंदे। कभी कभी तो एक ही चंदे में सारे चंदे समा जाते हैं। अकेले इतनी कमाई कहाँ पच सकती है? मैंने यह सारा काम संभाल लिया था। मुझे पता था कि पति के महकमे में कौन कहाँ पोस्टेड था और कितनी चांदी चीर रहा है। मोबाइल बजा, उन्हीं का फ़ोन था। खाना खा लिया? हाँ। सही सही खाया ना? क्यों? मेरे चेहरे पर प्यार परवाह झलका। तुम्हारे हिस्से का भी खाना था। धत तेरे की, यह आदमी, यह मुझे मार ही डालेगा। जब से इनका परहेज शुरू हुआ तब से मेरी बद परहेजी के दिन आए। इन्हें कितनी ही चीज़ें खाने की पसंद थी जिन्हें याद कर करके बनवाते थे। देखिए, हम लोग पिज्ज़ा बर्गर वाले जीव नहीं हैं और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा होटलबाजी करते हैं। घर ही में एक से एक चीज़ें बनाकर खाने का शौक़ है। लेकिन वह दिन तो आना ही था जब खाना भी नाप जोख कर खाना था। इसके बाद से इन्हें पता नहीं क्या सनक सवार हुई कि यह चीज़ें बनवाते और खुद ना खाकर मुझे खिलाते। तुम खाती हो तो मैं पा लेता हूँ। अजब बेचारगी से ये कहते। अच्छा, मैं कोई पंडित पंडा हूँ कि मेरे जरिए पितरों की तरह तुम पा लेते हो? हाय, यह मैं क्या कह गई। हे देवी माँ, रक्षा करो। हमारे घर में पंडितों का बड़ा आवागमन था। तमाम तरह के जप पूजा अनुष्ठान चला करते थे। जहाँ पहले अच्छी पोस्टिंग के लिए यह सब काम छोटे पैमाने पर होते थे, वहाँ बृहत काय पूजा अर्चना इसके लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हो रही थी। आखिर कोई करे तो क्या करे? आप बताइए। जो आदमी मांस मदिरा छुए नहीं, पराई औरतों के चक्कर में रहे नहीं, सिगरेट पान तंबाकू से कोसों दूर रहे, ऐसे आदमी को ऐसा सांघातिक रोग क्यों हो? पैसा कमाने को छोड़कर इन्हें कोई नशा नहीं रहा। और कौन यह नशा नहीं करना चाहता? तो ग्रहों की टेढ़ी चाल के सिवा इस मुसीबत का और क्या कारण हो सकता है? तो देवी देवता और साधु संत के अलावा रास्ता क्या बचता है? मैं कुछ ज़्यादा बोल गई क्या? अंकल जी, आंटी जी, आप यह सब सुन तो रहे नहीं हैं। मन ही मन कह रही हूँ, लेकिन मन ही मन कहने के लिए भी आमने सामने मुझे कोई चाहिए। विकट सामाजिक प्राणी हूँ मैं। अरे, ऐसे ही नहीं, पूरे विभाग में हम दोनों की धाक है। हम लोग पोस्टिंग की फंडिंग का काम भी करते हैं। आप तो जानते हैं कि मलाईदार छोटे पदों पर भी पोस्टिंग के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। अगर किसी कारणवश किसी कर्मचारी के पास पैसों की कमी हो गई तो हम उसे ब्याज मुक्त उधार दे देते थे। यह सब लोग मुझे सावित्री भाभी कहते थे। पति कहते थे, तुम तो पूरी डॉन हो सावित्री भाभी। क्या कहूँ, किसी की बड़ी काली नज़र लग गई। ज्योतिषियों ने बताया कि मार केश लगा है। डॉक्टरों ने बताया गुर्दा बेकार हो गया है। मेरे लिए तो दोनों एक ही बात है।
जब तक डायलिसिस से काम चल रहा है चलाते हैं, ट्रांसप्लांट तो एक दिन कराना ही होगा। क्या कहूँ, इस हाल में भी यह आदमी सूखी सादी पोस्टिंग के लिए मुश्किल से तैयार हुआ। घेर घार कर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। लगे हाथों बता दूं कि मैंने अपनी एक किडनी ऑफ़र की थी, लेकिन मैच ही नहीं हुई। उसी समय पता लगा कि मुझे भी शुगर है। यार, पति पत्नी के बीच इतनी मिठास भी ठीक नहीं। कितने कठिन दिन थे वे। रजिस्ट्रेशन क्रमांक पर चढ़ते हुए डरे मरे लोग किसी लावारिस मृत्यु या किसी देहदानी मृत्यु की प्रतीक्षा में कीड़ों की तरह बिलबिलाते रहते थे कि कब कैसे किसी का गुर्दा कलेजा मिल जाए। बहुत जल्दी ही अस्पताल के एक टेक्नीशियन ने भांप लिया कि इस पेशेंट में कतार तोड़ने की मंशा और हैसियत है। पहले उसने सहानुभूतिपूर्वक टोह ली और फिर इशारों इशारों में बताया कि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। गुर्दे के बाज़ार में घुसना बड़े दिल जिगर का काम है। उसने एक फ्लैट रेट बताया जिसमें सारे खर्चे शामिल थे, गुर्दे का इंतज़ाम, अभिलेखों का निर्माण, अस्पताल और डॉक्टर, थाना तहसील आदि। जैसे कचहरी में मुलजिम होता है वैसे ही अस्पताल में पेशेंट होता है। तो भी इतनी बड़ी रकम हम यूं ही दांव पर नहीं लगा सकते थे। हमने 2-4 स्रोतों से पता किया तो पता चला कि हमारे इलाज के ठेकेदार के पास जितनी जायदाद है वह मानव अंगों के बाजार में साख कमाए बिना खड़ी नहीं की जा सकती है। हमें आशा का संचार हुआ। कनखियों से मैं देख रही थी कि आंटी जी अंकल जी का हाथ पकड़कर किनारे कर रही थी और मेरी आंख बचाकर उन्हें घूर रही थी। अरे यार, खुजलाने दो फ्री होकर। मेरे हस्बैंड तो इसे लेकर मजाक भी करते थे कि अब खुजलाने के सिवा बचा क्या है। ऑपरेशन से पहले वह बहुत सा बचा खुचा काम पूरा कर लेना चाहते थे। जगह जगह फैली हमारी जायदाद को बच्चों के नाम दर्ज करवाना था। मैं बीच बीच में मना करती थी कि ऐसे इंतज़ाम ना करो जैसे कि लौट कर ही ना आना हो, बड़ा असगुन होता है। अच्छा चलो, छत पर स्विमिंग पूल लौट कर बनवाऊंगा, कुछ बेपरवाही के साथ उन्होंने कहा। कहाँ मिलेगा ऐसा पति पुरुष? मैंने उस समय पूरी तरह सोचा, आज भी अधूरे से अधिक ऐसा ही सोचती हूँ। अभी अभी फ़ोन आया था कि वह स्टेशन लेने आएंगे। क्यों भाई, काहे इतना परेशान होते हैं? अरे ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा, काफ़ी है। कहते समय मेरे चेहरे पर अनुराग की मध्यम पड़ती हुई चमक थी और स्वर में गंभीर होते हुए इनकार की मनुहार थी। आंटी जी मुस्कुरा रही थीं। इतना प्यार परवाह पाकर क्या करूँगी जब मन में गड़ी फांस निकल ही ना रही हो। यह अकारण नहीं था कि मौत के मुंह से इन्हें छीनने के बाद मैंने स्विमिंग पूल बनवाने से मना कर दिया था। हमसे कहा गया था कि हम फला नगर के फला नर्सिंग होम में पहुँचे, वहीं हमारा आसामी मिलेगा। वहीं मैंने उसे पहली बार देखा। किसी आहट की सांवली परछाई से अकुलाया हुआ तन बदन। वह हमें उसी तरह देख रहा था जैसे कोई बलि पुष्प मनुष्य को देखता है। हमारी भी आंखें बदल गई थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं कब और क्यों मुस्कुराई। पति की आंखें उतनी ही कातर थीं जितनी इस 35-36 बरस के अनजान आदमी की। कुछ इंसानी माहौल पैदा करने की बेतरह ज़रूरत थी, इसलिए हमने वह सब बातें की जो शपथ पत्रों और अभिलेखों में दर्ज थीं। तो सलीम नाम है तुम्हारा? और कौन आया है तुम्हारे साथ? वह कुछ नहीं बोला। साथ आए दलाल ने बताया कि इसके पिता और पत्नी भी होटल में रुके हुए हैं। हे भगवान, कैसे तो पिता और कैसी तो पत्नी? मैंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? उसने जवाब दिया, पहले बंगाल के और अब यूपी के। अब मैं यूँ मुस्कुराई जैसे कोई राजफाश हो गया हो और मेहरबान होकर बोली, तो बांग्लादेशी हो? इस पर साथ आया दलाल लपक कर बोला, अरे भाभी जी, सब बांग्लादेश से ही नहीं आए हैं, कुछ बंगाल और आसाम से भी आते हैं। जैसे रोजगार की तलाश में बम्बई गए लोगों को भैया या बिहारी कह दिया जाता है, वैसे ही इन्हें बांग्लादेशी कह देते हैं। यह थोड़ा सा घटा दो तो पूरी तरह से भारतीय नागरिक हैं। राशन कार्ड, वोटर लिस्ट सब फिट है।
भारतीय नागरिक हुए बिना ना इनका काम चलेगा और ना हमारा आपका। धीरे धीरे मुझे लगा कि इन धुंधली नागरिकता वाले लोगों को तो अक्सर देखते हैं। नगरीय सेवकाई के बहुत सारे काम अब यह घुसपैठिए करते थे। बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियों के यह नए निवासी हमारी निहीरतम प्रजा हैं। मैंने उसी समय नेक दिली से यह फैसला किया कि ट्रांसप्लांट पैकेज में इसके हिस्से जो भी रकम आए मैं अपनी ओर से इसे ऐसी टिप दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। जब जैसे कुछ भी पूछने की पति की बारी थी, उन्होंने पूछा, क्या करते हो भाई? इस पर वह हल्का सा मुस्कुराया। अब जब उस मुस्कान को याद करते हैं तो लगता है कि उससे उपहास और उलाहने के साथ साथ घृणा भी फूट रही थी। इसी मुस्कान के साथ वह हमसे पूरी नज़र से मुखातिब हुआ और बोला, घरेलू काम। यह जवाब तुरंत समझ में आ गया। प्रारूपों, शपथ पत्रों और अनेक जांच प्रक्रियाओं से होकर गुजरी विधि सम्मत कहानी इसी घरेलू काम के नाभिकीय केंद्र से उगी थी। इस काम के कानून में निकट नातेदार और मृतक दानकर्ताओं के अलावा अन्य लोग भी भावनात्मक कारणवश अंगदान कर सकते थे। तो कहानी यह बनी कि सलीम आज से 15 बरस पहले हमारे घर में घरेलू काम करता था और लगभग 10 बरस ससुराल के बुलावे पर आसाम चला गया था। फिर अभी वह साल भर पहले लौटा तो साहब की दशा देखकर रोने लगा। उसने कहा कि वह ऐसे अच्छे मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। बेशक इसके बाद सक्षम स्तरों पर यह जांच हुई कि वह अपना एक गुर्दा बिना किसी दबाव या लालच के दे रहा है। मैं जा रहा हूँ, सलीम ने कहा। कहाँ? हम लोग चौंके। अपने कमरे में। ओह, हमारी तरह सलीम को ऑपरेशन से पहले की जांचों के लिए इसी अस्पताल में रहना होगा। डोनर की देखभाल और इज्जत में कोई कमी नहीं है। बाप और बीवी होटल में और खुद होटल जैसे अस्पताल में। लेकिन यह भी एक मजबूरी है। ऑपरेशन के बाद डोनर की सेवा शुश्रूषा और बकाया पैसों की वसूली के लिए घर वालों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। मैं जग रही थी और ट्रेन के रुकने की गति सुन रही थी। इस हचर पचर की एक अलग ध्वन्यात्मकता है। 5 मिनट का स्टॉपेज था, लेकिन आधा घंटा लगा। मेरा भांजा फिर उसी उत्साह के साथ आया और बोला, जीआरपी में एक्सीडेंट की लिखा पढ़ी हो रही है। मरने वाला असमिया मुसलमान था। तुम्हें कैसे पता? अरे, उसकी जेब की तलाशी में आरपीएफ वालों को वोटर आईडी मिली थी। जेब बच गई थी। बांग्लादेशी होगा। जैसे कोई देर से दबी सांस छोड़े वैसे ही मैंने कहा। सही कहा आपने, आंटी जी ने समर्थन किया। खैर, ट्रेन खिसकी और बहुत ही जल्द धड़ धड़ा कर चलने लगी। लगता है कि यह स्पीड पिछले आधे घंटे के ठहराव और ऊब को फिलहाल कम नहीं कर पा रही थी। आंटी जी दोनों पंजे सर के पीछे ले जाकर स्पॉन्डिलाइटिस की लोकप्रिय फिजिकल थेरेपी करने लगी। पता नहीं क्यों बूढ़ी औरतें स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं। कितनी असावधानियां अनदेखी रह जाती हैं। उस रात तो मेरे पूरे शरीर में भद्दी वनस्पतियां उगाई थीं। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के एक दिन पहले की रात थी। मैं तब तक पति के कमरे में रही जब तक नर्स ने उन्हें नींद का इंजेक्शन नहीं दे दिया। मैं अपने कमरे में बेचैन करवटें बदल रही थी कि दरवाजे पर ठक ठक हुई। सुना सुनाया एक डर मन में कौंधा। मैंने सुना था कि कभी कभी यह डोनर भी डर जाते हैं या आखिरी मौके पर कुछ और पैसा मांगने लगते हैं। अपने अनुमानों को किनारे लगाते हुए मैंने इत्मीनान भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ? और धड़कते दिल के साथ कमरे के भीतर आ गई। देखें क्या बात है? जैसे किसी बुत के भीतर से आवाज़ आई। ऐसे ही वह बोला, मुझे यहाँ लेटना है। एक पल के लिए मुझे चक्कर सा आ गया। क्या मैंने जो सुना उसे समझा नहीं? मेरे मुंह से निकला हुआ क्या? कमरे में तितर बितर हो गया। वह मेरी समझदारी का इंतजार कर रहा था। देखो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन होगी। तड़प कर हजारों बरस पुरानी दलील का सहारा लिया है, लेकिन किसने उन्हें छोड़ा? उसकी सर्द आवाज़ मनो मिट्टी के नीचे दबी हुई थी। तब तक मैं समझ गई थी कि ज़मीन से खरपतवार की तरह उखाड़े गए लोगों से रिश्तों की दुहाई नहीं दी जा सकती है। मैंने
अब कमर कसकर उसका मुकाबला करने की ठानी। देखो, 10,000 ले लो और चुपचाप अपने कमरे में जाओ। ईश्वर जानता है कि इतनी ही टिप देने की बात मैंने पहले सोची थी। यह 10,000 मैंने आपको वापस दी है। वह बेड पर आकर बैठ गया। लोग इतनी सफ़ेद चादर क्यों बिछाते हैं? बड़े अजीब तरीके से मेरे मन में आया। 15,000? मैंने खड़े खड़े ही बोली बढ़ाई। वापस किया। पैसों के इस वाद प्रतिवाद में मैं रकम जैसे जैसे बढ़ाती रही, वह वैसे ही वैसे उसे वापस करता रहा। यह पागल मुझे भी पागल बना रहा है। मुझे होश नहीं। शायद मैं ऑपरेशन पर खर्च होने वाली रकम तक पहुंच चुकी थी कि मैंने कहा, अब बस। इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तय करना था कि पति को गुर्दा दिलाना है या इस दस्यु को दुत्कार कर भगाना है। अरे यार, यह कैसा मारक विकल्प है। यह सिरफिरा 3.5 पग से पृथ्वी नापना चाहता है। हे भगवान! अरे ओ शैतान! हैसियतों की उस सार्वभौम समझ का क्या हुआ जिसके सहारे समाज चलता है? यह नीच जो रुपयों के लिए अपनी किडनी बेच सकता है, वह उतने ही रुपए पाकर मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है? मन ही मन इतनी चीख पुकार के बाद मैं बेड पर आकर बैठ गई। नाइट बल्ब की रोशनी में अनावृत मैं। यह उसकी जिद थी। जैसे छेनी से चोट दर चोट पत्थर छीलते हुए मूर्ति गढ़ी जाती है, ठीक उसका उल्टा करते हुए अंग प्रत्यवार प्रहार करता हुआ वह मूर्ति भंजक मुझे पत्थर बना रहा था। तब से अब तक वह मेरे भीतर शीलीभूत है। प्रत्यारोपण के लिए ले जाते समय पति गुमसुम थे, जबकि कुछ देर पहले तक बिना बात की बात कर रहे थे। उनके बालों में उंगलियों से कंघी करती हुई मैं बोली, अरे यार, कुछ नहीं होगा। मेरे सामने बस हंसते बोलते रहो। एक कमज़ोर मुस्कान, दहशत से दबी हुई हल्की सी हंसी। लेकिन थोड़ा खुलकर मैंने निशंक मुस्कुराहट का अभिनय किया, जवाब में मिली मुरझाई हुई मुस्कान के साथ। अब और क्या जिद करना, रहने दो, मैंने कहा। सावित्री, मुझे कुछ कहना है। बोलो सावित्री। मैंने यह देखा है कि इस हवसनाक दुनिया में भी कोई माँ या बाप अपने बेटे से यह कहता हुआ पाया जाता है कि भैया गलत सलत कमाई ना करो। कोई भाई या दोस्त भी ऐसा कह देता है, लेकिन आज तक कोई पत्नी मैंने ऐसी नहीं देखी जो पति से यह कहे कि नहीं चाहिए ऐसा पैसा। मैं सन्न रह गई। अरे यह वार, पता नहीं कभी तुम्हें पता भी पाऊंगी कि नहीं कि पिछली रात मैंने यमराज से क्या डील की। ओफो, गाड़ी कितनी धीमी हो गई है। स्टेशन आने ही वाला है। पूछना ही भूल गई कि दवाएं खाना तो नहीं भूल गए। उस अजनबी गुर्दे को शरीर का सहज अंग बनाने के लिए अभी कितनी ही इम्यूनोप्रेजेंट गोलियां खानी हैं। इतनी आसानी से मेरा तुम्हारा उससे पीछा नहीं छूटने वाला है। यह खरीदारी सस्ती नहीं है दोस्त। गाड़ी स्टेशन पर लग गई थी। अंकल जी और आंटी जी खुद को और अपने सामान को बटोर रहे थे। मैंने उन्हें जाते हुए देखा। उनकी चाल ऐसी थी जैसे कोई गाढ़े अंधेरे पानी में जमीन की टोह लेते हुए चले। घरेलू सुख दुख के बढ़ाए चढ़ाए बखान वाले इस संसार में मुझे भी कुछ दिनों इन्हीं कदमों से चलना है। मेरे बच्चे अभी सेटल नहीं हुए हैं। प्लेटफॉर्म पर तुम्हें देख रही हूँ। जानती हूँ कि हम दोनों ज़रा ज़रा मुस्कुराएंगे। ज़िंदगी का कारोबार चलाने की आदत जो पड़ गई है। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।